हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस को अच्छे से देख लिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि हिंदी में किस तरीके से हिंदी वर्णमाला होती है, तद्भव तत्सम क्या है, पर्यायवाची क्या है, विलोम शब्द और अनेकार्थ शब्द क्या होते हैं। दोस्तों, कोशिश करेंगे कि हिंदी आपको 4 से 5 ही वीडियो में पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि हिंदी की आदि जननी दोस्तों संस्कृत है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आता है हिंदी की आदि जननी क्या है, तो दोस्तों संस्कृत है। ठीक, संस्कृत दोस्तों पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश से अवहट्ट से होकर प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। ठीक, सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हिंदी का विकास, उसका दोस्तों हिंदी का विकास के क्रम को हम देखते हैं दोस्तों, यानी किस तरीके से हिंदी का विकास होता है। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन, फिर उसके बाद दोस्तों प्रारंभिक हिंदी हम लोगों के सामने आती है। ठीक है, क्लियर यहाँ से। तो यहाँ जो देश दिया हुआ यानी संस्कृत से पाली पहुंची, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से दोस्तों प्राचीन और प्राचीन के बाद दोस्तों प्रारंभिक हिंदी शुरू होती है। क्लियर यहाँ से। दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में किस तरीके से विकास होता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राजभाषा क्या है। तो यहाँ से देखते हैं कि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए यूज़ होती है। ठीक है, यानी जो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उसे दोस्तों राजभाषा कहते हैं। ठीक, राजा नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। ठीक, यहाँ से देखेंगे कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। तभी प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। डेट याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी ठीक को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर को ही दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया, संघ की राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक दोस्तों, जो हम लोग बोलते हैं ये हिंदी बोलते हैं। ठीक, और जो लिपि लिखते हैं दोस्तों वो देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में दोस्तों 14 भाषाएं थीं, जो आज बढ़कर 22 हो गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। ठीक, अब कितनी भाषाएं हो गई, 22 हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आता है राजभाषा के विकास से संबंधित संस्था, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। उस संस्था का नाम दोस्तों क्या है, साहित्य अकादमी। ठीक, ध्यान रखिएगा साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना दोस्तों 1954 में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य दोस्तों क्या था, तो उद्देश्य था साहित्य को बढ़ावा देने वाली ये शीर्ष संस्था है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे वर्णमाला को कि वर्णमाला क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे वर्ण क्या है। ठीक, देखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ठीक, ध्वनि वर्ण का उच्चारित कथित रूप है और वर्ण जो होगा दोस्तों वो ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक, यानी जो ध्वनि होती है, ठीक है, ये वर्ण का उच्चारित, उच्चारित माने जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो वर्ण होगा ये दोस्तों ध्वनि का लिखित रूप है। क्लियर। अब दोस्तों देखते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन आता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का दोस्तों व्यवस्थित समूह होता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला, ठीक, मूलतः हिंदी के उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, इसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन, और लेखन के आधार पर दोस्तों 52 वर्ण है। ठीक, 52 वर्ण में दोस्तों 13 स्वर रहेंगे, 35 व्यंजन रहेंगे, 4 दोस्तों संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक, अब दोस्तों देखेंगे यहाँ से स्वर कौन कौन से हैं, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और यहाँ पर जो इसको कामों में किया गया, इसको बंद किया, इसको छोड़ देते हैं ऋण को। फिर ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों अंग और आह को भी दोस्तों ब्रैकेट बंद कर दिया गया। ठीक, तो ये दोस्तों स्वर है। यहाँ पे देखिए छोटा आ, बड़ा आ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल कितने स्वर हुए, 10। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये जो ब्रैकेट बंद है, ठीक है, ये 3 स्वर, तो यहाँ पे ऋण
अंग और आ। तो इस तरीके से दोस्तों 10 और +3 बराबर 13 हो जाते हैं। ठीक है, यानी उच्चारण के आधार पर दोस्तों यहाँ पर 10 हैं, लेकिन लेखन के आधार पर दोस्तों ये 13 स्वर होंगे। क्लियर यहाँ से हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे व्यंजन। इस दोस्तों व्यंजन यानी इस वर्ग को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, पहले आता है का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर उसके बाद दोस्तों पा वर्ग। का वर्ग में दोस्तों हर वर्ग में दोस्तों 5-5 अक्षर होते हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन कौन से इसमें शब्द अक्षर हैं। ठीक, तो यहाँ पे का वर्ग में दोस्तों का ख ग घ ड़ा। ठीक, चा वर्ग में दोस्तों चा छा जा झा यहाँ आ जाएगा। ठीक, टा वर्ग में टा ठा डा ढा ये वाला आता है। ठीक है, और ये अंगा आ जाएगा। ठीक, ता वर्ग में दोस्तों ता था दा धा ना आ जाएगा। पा वर्ग में पा फा बा भा मा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंताहस्त कौन कौन से वर्ण हैं, तो या रा ला वा अंताहस्त। उसमें दोस्तों उसके बाद शा सा और हा। ठीक, तो कुल दोस्तों यहाँ पर 33 और +2, ये दो जो यहाँ पर ये ब्रैकेट में है, इसको ध्यान से देखिए। ये वाले जो दो हैं इनको देखिए, ये वाले हैं, एक ये ब्रैकेट बंद, एक ये ब्रैकेट बंद यहाँ पे। ठीक है, ये वाले यहाँ पर शब्द हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये जो संयुक्त व्यंजन है 4, तो छ त्र ज्ञ और श्रा दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये छ है, ये जो ये इस तरीके से का में ये लगा है दोस्तों, इसको हलंत कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको दोस्तों कहते हैं हलंत। ठीक, इसे माँ है, ये इसमें ये लग गया तो ये हलंत होता है। इसका मतलब होता है ये माँ जो है ये आधा माँ है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो छ है ये का और शा से बना है। उसके बाद त्र ये ता और रा से बना है। ज्ञा जा और या से बना है। श्रा दोस्तों श्रा और रा से बना है। ठीक, ये दोस्तों कुल 4 हैं। ठीक, संयुक्त व्यंजन दोस्तों कितने हो गए, 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन कितने हो गए, 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन दोस्तों कौन है, शा सा श्रा और हा। ठीक, संयुक्त व्यंजन दोस्तों छ तरंग ज्ञा और श्रा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या दोस्तों 47 है। 10 स्वर और 37 व्यंजन। ठीक, 35 हिंदी के मूल व्यंजन। ठीक, और +2 आगत व्यंजन। आगत व्यंजन दोस्तों जा और फा। तो दोस्तों ये जा और ये जो दोस्तों यहाँ पर बिंदी लगी होती है ये फा, ये दोस्तों यहाँ पर लगी होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों छ तरंग ज्ञा और श्रा, ये एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दोस्तों इसलिए होंगे कि अभी देखो हम लोग क्या कर रहे थे, छ का और शा से मिलके बना था, है ना, तो ये हलंत लगा हुआ था। ता भी त्रा भी दोस्तों ये त्रा भी ता और रा से मिलके बना हुआ था। ठीक, तो ये संयुक्त एकल व्यंजन नहीं है दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण के प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। ठीक, कौन कौन से हैं उनको देखते हैं यहाँ पे। स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ आओ। अनुस्वर दोस्तों अंग, ये उसकी मात्रा है, ये ध्यान रखिएगा। सिंबल, विसर्ग का निशान दोस्तों ये लगता है। ठीक है, अनुनासिक, ये जो चंद्र बिंदी ये लगती है। ठीक है, जैसे चांद, तो ये अनुनासिक होता है। ठीक, ध्यान रखिए। उसके बाद व्यंजन दोस्तों 33 हैं। मिश्रित व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन आते हैं छत्रंग ज्ञा और श्रा, आगत व्यंजन जा और फा। फिर उसके बाद दोस्तों वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा हो जाता है व्यंजन। ठीक, स्वर के भेद दोस्तों, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और फ्लुत। अब देखते हैं यहाँ से, ह्रस्व स्वर में दोस्तों उच्चारण में कम समय लगता है, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। दीर्घ स्वर उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय यानी दुगुना समय इसमें लगता है, जैसे 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। ठीक, प्लुत स्वर उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने या नाटक में संवादों में इसका प्रयोग किया, जैसे राम। ठीक, होता है ना, श्याम, इस तरीके से पुकारते हैं, वो वाला हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों व्यंजन, तो जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है वह व्यंजन कहलाता है। व्यंजन के दोस्तों 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ये मुख से बोले जाते हैं। अंतास्थ व्यंजन,
मध्य में स्थित, जैसे यारा लावा। क्वेश्चन आएगा दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक। तो यारा लावा, या फिर वो पूछ लेगा अंतःस्थ व्यंजन है निम्न में से, तो आपको ध्यान रखिए यारा लावा को याद कर लीजिए, ठीक। ऊष्म व्यंजन दोस्तों, तो शा, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, ये जो अंतःस्थ व्यंजन है, उसके बाद जो ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, उसके बाद जो वर्ण आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर किसका उच्चारण हो रहा है, उनको आप याद रखिए, ठीक। ये जो टैली दोस्तों होगी, इसको आप टैली इसी तरीके से बना के दोस्तों, और ध्यान रख लीजिए कि उच्च स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है, 25। सबसे पहले इसमें आएगा का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर आता है का वर्ग। तो का वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो का, खा, गा, घाड़ा, ये दोस्तों कहाँ से, कंठ यानी गले से, है ना। चा वर्ग, तो चा, छा, जा, झा, या, ये तालू से होता है, ठीक। उच्चारण करके देखिए, ठीक, आपको अच्छे से पता चले, आप अच्छे से उच्चारण करिए दोस्तों, तो पता चलेगा किसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। टा वर्ग, तो टा, ठा, डा, ढा, या, मूर्धा टा। आप जबान देखिए गोल हो रही जुबान, ठीक, और अजीब से टा लग रहा है, किसी बहुत तेजी से वो जुबान पलट रही है, टा, ठा, डा, ढा, ञा, है ना। ता वर्ग देखिए, तो ता, था, दा, धा, ना, ये दंत से आप जुबान को देखिए दांत से टकरा रही है, ठीक। पा वर्ग, तो पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ, तो आप अपने ओठों को देखिए, पा को देखिए, पा, फा, बा, भा, मा, तो यहाँ पे खाली ओंठ जो है आपकी जो है उच्चारण कर रही हैं, ठीक है, चल रही हैं दोनों ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, पा, फा, बा, भा, मा, हो रही नहीं हो रही, ये चलता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आएगा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन, यहाँ पे दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे छतरंग या उशराही, इसको भी दोस्तों याद कर लीजिएगा, ठीक है। और किस तरीके से ये बने हैं, इसको भी दोस्तों याद करिए, और इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए इस वाले को, ठीक। छ, त्र, ज्ञा और श्रा, क्वेश्चन आएगा कि छ किन व्यंजनों से मिल के बना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों द्वित व्यंजन, एक ही व्यंजन जब स्वर रहित और स्वर सहित रूप में मिलते हैं तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे ये आधा जा, ये पूरा जा, ठीक है, ये इस तरीके से होगा, तो हो जाएगा लज्जा, आधा का और फिर पूरा का, तो पक्का, ठीक। तो ये द्वित व्यंजन है, क्लियर। अगला यहाँ से दोस्तों आता है शब्द के भेद। तो दोस्तों शब्द दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, ठीक। अब देखिए तत्सम और तद्भव, अब देखिए क्या है, नंबर 1 पर आता है तत्सम, समझिए अच्छे से। तत्सम का अर्थ होता है तत्सम, यानी शब्द का अर्थ है उसके समान, यानी संस्कृत के समान। हिंदी के अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, यानी जैसे थे उनको वैसे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, प्रकाश, सूर्य आदि, अग्नि भी हम यूज़ कर रहे हैं, वायु भी कहते हैं, प्रकाश भी कहते हैं, सूर्य कहते हैं, नहीं कहते हैं, तो ये शब्द जो दोस्तों, ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तद्भव, तद्भव दोस्तों क्या होता है, ये बिगड़ा हुआ रूप होता है। तत् दोस्तों यहाँ पर तद्भव का अर्थ आएगा कि तत्भव, यानी तत्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, यानी संस्कृत शब्दों से विकृत होकर यानी परिवर्तित होकर बने शब्द, जैसे उजाला, कपूर, हाथ, ठीक। तो उजाला संस्कृत में उज्ज्वल बोलेंगे, कपूर को संस्कृत में तत्सम क्या होगा, कर्पूर हो जाएगा, हाथ का हस्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है देशज या देसी शब्द। तो देशज यानी देश जा, यानी शब्द का अर्थ है देश में जन्मा, अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हों उनको देशज या देसी शब्द कहते हैं, जैसे थैला, पगड़ी, लोटा, ठीक। तो ये दोस्तों देशज शब्द होते हैं, ठीक है, देसी शब्द, है ना। विदेशज या विदेशी या आगत, तो विदेशज यानी विदेश जा, यानी शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा, ठीक। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल के पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं, अतः अन्य देशों से आए हुए शब्द विदेश शब्द कहलाते हैं, ठीक। तो जैसे हो जाएगा आपका लालटेन, ठीक, कुर्ता, पैजामा, रिक्शा, है ना। तो ये विदेशी शब्द हैं, ठीक है। इसमें अरबी शब्द होते हैं दोस्तों, फारसी होते हैं, चीनी होते हैं, पुर्तगाली होते हैं, ठीक है। ये शब्द दोस्तों विदेश शब्दों में शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है संकर शब्द।
दो भिन्न स्रोतों यानी भाषाओं से आए हुए शब्दों के मेल से बने नए शब्द, जैसे रेलगाड़ी, पानदान, छायादार या शीलबंद। अब रेलगाड़ी को देखिए, रेल क्या है, रेल इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी क्या है, ये हिंदी का शब्द है। उसके बाद दोस्तों रचना या बनावट के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं नंबर 1 पर रूढ़ शब्द यानी जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है, जैसे चावल, दिन, घोड़ा आदि। ठीक, यानी चावल को अगर आप अलग कर दीजिए, चा अलग कर दीजिए, फिर वह अलग कर दीजिए, ला अलग कर दीजिए, इनसे कौन सा सार्थक शब्द बनेगा, कोई शब्द ही नहीं बन पाएगा, है ना। दिन को अलग करिए, घोड़ा को अलग करिए, इन शब्दों से दोस्तों कोई शब्द नहीं बन पाएगा। ठीक, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आता है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विज्ञान, सामाजिक। ठीक, तो विज्ञान क्या है, विधन ज्ञान, सामाजिक समाज प्लस एक है ना, ये विद्यालय विद्याधन आलय हो जाएगा। ठीक, ये दो शब्दों से मिलके बने हैं। ठीक है, योगरूढ़ शब्द दोस्तों यहाँ पर कि वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी ये विशेष अर्थ होते हैं। ठीक है, हो जाता है योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, नीलकंठ। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों पीताम्बर क्या है, पीताम्बर का अर्थ होता है पीला वस्त्र, पर यहाँ पर पीताम्बर दोस्तों पीले वस्त्र के लिए नहीं यूज हो रहा है, वो श्री कृष्ण के लिए यूज हो रहा है। ठीक, जलज, जलज माने जो पानी में जन्मा हो, लेकिन यहाँ पर एक विशेष शब्द बनेगा कमल के लिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों रूप या प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। अब देखते हैं दोस्तों विकारी शब्द क्या है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का पढ़ रहा है। ठीक, तो लिंग परिवर्तन अगर यहाँ पर करेंगे तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, रहा का क्या हो जाएगा, रही हो जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ से लड़का दौड़ रहा है, अब यहाँ पर वचन एक वचन बहुवचन होंगे नहीं होंगे, तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। ठीक, है का क्या हो जाएगा, हैं, तो लड़का दौड़ रहा है, यहाँ पर दौड़ रहे हैं, बनेगा नहीं बनेगा यहाँ पे। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। ठीक, अब इसे इसमें संज्ञा हो जाएगा, तो संज्ञा जैसे कि मोहन, आगरा, लड़का, किताब, ममता। ठीक, सर्वनाम मैं, तुम, वे, यह, वह। ठीक, विशेषण अच्छा, बुरा, नीला, पीला, मीठा, सरल आदि। क्रिया खेलना, सोना, जागना, लेटना आदि। ठीक, ये क्रिया हो जाएंगी उसमें। ठीक है, अविकारी शब्द दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जो हमेशा एक से रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे आज, में और इत्यादि। ठीक, ये शब्द दोस्तों अविकारी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, ये अविकारी हो जाएंगे। ठीक, अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों एकार्थी शब्द क्या है उसको देखते हैं यहाँ पे, कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे गंगा, पढ़ना, पटना या राधा, पढ़ना हो गया, राधा हो गया इत्यादि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हों। ठीक, जैसे हार दोस्तों हुआ, तो हार का एक मतलब क्या निकलता है, गले की माला, और दूसरा पराजय होगा नहीं होगा, कनक एक सोना बनता है, दूसरा धतूरा हो जाता है कनक के माने। यहाँ पर अर्थ एक प्रयोजन होता है, दूसरा अर्थ धन हो जाता है, कर हाथ होता है, फिर उसके बाद टैक्स बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अनेक अर्थ इसके बन रहे हैं। ठीक, उसके बाद समानार्थी, तो समानार्थी का मतलब होता है हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, जैसे आकाश, तो आकाश का समानार्थी या पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गगन, नभ, अंबर। ठीक, आकाश के माने भी दोस्तों आसमान होता है, गगन के माने भी आसमान, नभ के माने भी आसमान, अंबर के माने भी आसमान। ठीक, सूर्य, सूरज होता है, तो रवि भी कहते हैं सूरज को, भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं। फूल, इसको पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, उसको परसून भी कहते हैं। क्लियर, आगे यहाँ से देखते हैं विपरीतार्थी या विलोम शब्द, यानी विपरीत या विलोम शब्द यहाँ पे, तो जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हों, जैसे जय, ठीक, पराजय, सच का हो जाएगा झूठ, पाप का हो जाएगा पुण्य, दिन का हो जाएगा रात, यानी अपोजिट शब्द होते हैं यहाँ पे विपरीत इसका। ठीक है, दिन का जैसे रात हो जाता है, पाप का पुण्य हो जाएगा, सच का झूठ, जय का पराजय, लड़का का लड़की। ठीक, इस तरीके से ये विपरीतार्थी या विलोम शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने राजभाषा को जाना, उसके अलावा दोस्तों वर्णमाला में हम लोगों ने स्वर व्यंजनों को अच्छे से समझ लिया, शब्दों के भेद यानी उनके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक न्यू टॉपिक में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को फोकस करिए।